बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप में देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से होंगे। और आज की जो आपकी वीडियो है, आज जो आप देख रहे हैं वो 11th क्लास का टॉपिक नंबर 5 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। इसमें एक शॉर्ट का सवाल भी मैं कराऊंगा और जो टॉपिक है वो MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन एक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में डेरिवेशन आ सकती है और आई हुई है पहली, और लॉन्ग में भी आ सकती है सवाल। लॉन्ग में अगर आया तो ये सवाल, और आगे जो एक और टॉपिक कराऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में, दोनों मिला के अगर आया तो वो लॉन्ग में भी आ सकता है। पहले भी पेपर में था, ओल्ड बुक में भी ये टॉपिक था और आता था, इसलिए सही है, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक को आपने करना है। टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास दो रूल है, या तो स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना है आपने, स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर है। आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम करेंगे, इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो करेंगे, और एक इसमें शॉर्ट डेरिवेशन आती है, शॉर्ट प्रूफ करने के लिए आता है डॉट प्रोडक्ट का, वो सवाल करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बाद की, वो आपके वेक्टर प्रोडक्ट की होगी। सही है। स्केलर प्रोडक्ट अब है क्या? व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर एंड द प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों की स्केलर क्वांटिटी बने, देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर वेक्टर। कि ऐसे दो वेक्टर, एक वेक्टर हमने v1 लिया फॉर एग्जांपल, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक और वेक्टर से v2 से। अगर इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन्ड हो जाए, इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। सही है। फिर आ जाते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आपको बता दिया, क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपने याद रखना है कि ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई होने के बाद वो स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट आंसर दे, वो हमारे पास कहलाएगी क्या? स्केलर प्रोडक्ट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बात करें तो हम लिखते हैं, अगर दो वेक्टर है ए और बी तो लिखते हैं ए डॉट बी, और जब डॉट इसमें रिमूव होता है तो इसमें आता है ए बी कॉस थीटा। सही है। तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड ओ थीटा, यहाँ पर ओ लिख दिया, यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। फिर कंसिडर टू वेक्टर, एक वेक्टर ए लिया है, एक वेक्टर बी लिया, मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर। ड्रॉ अ प्रोजेक्शन बी ऑन टू ए एज शोन इन फिगर। अब देखो किस तरह से, कि एक ए वेक्टर लेंगे, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया, एक बी वेक्टर ले लेते हैं जो एंगल बना रहा है थीटा। तो एक ए वेक्टर है मेरा और ये बी वेक्टर, दोनों बना रहे हैं एंगल थीटा। अब हम अगर बात करते हैं बी वेक्टर की, तो अगर बी वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी बी से लेके ए तक, ये कहलाएगी बी प्रोजेक्शन ऑन टू, प्रोजेक्शन ऑन टू ए। तो ये B ने प्रोजेक्शन की A पर, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, B लिखते हैं और B के साथ एक A लिखा जाता है, ये BA का आता है। सही। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A हो गई। मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करते हैं BA से। सही है। जब इन दोनों को मैं एक स्टेप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ABA हो गया, और आपने याद रखना है ये जो BA होता है ये B cos थीटा हो जाएगा। सही है। तो ये हमारा आ गया A, और उसके बाद मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी हमारा बन गया ए बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल्स के तौर पे दो वेक्टर लिए, वेक्टर है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है ना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्वांटिटी आती है वर्क की, तो ये वर्क हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो जब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डी सिंबल लो या एस सिंबल लो, दोनों ही ले सकते हैं। सही है। आप लोग ने 9th में अगर याद हो तो उस वक्त आपने वर्क का फॉर्मूला एफ डी पढ़ा था। आप इसको चाहो तो एफ डी से लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ डी, मतलब डॉट बीच में लगाएंगे एफ डी, और जब डॉट हटता है तो एफ डी कॉस थीटा। या मैंने एस से लिखा था तो आप एस से लिखना चाहो एस से लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिंबल आपको याद रखना है कि डी यूज कर रहे हो या एस,
कर रहे किस लिए, इसलिए ये पक्का होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस के लिए। अब आप डी इस्तेमाल कर दो, एस इस्तेमाल कर दो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। दूसरा एक और है कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आते हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। सही है। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दो परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करें तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जो 90 डिग्री है, जैसे एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर यूं है, एल का शेप आ रहा है या कहीं टी का शेप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एल के शेप में या टी के शेप में ये सारे एंगल्स जो होंगे वो कौन से होते हैं, 90 डिग्री। देखो मैं खास 90 डिग्री के लिए ये इस तरह का स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल यहाँ पे बोलो या स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का निशान कहीं नजर आता है इसका मतलब है वो 90 डिग्री है, ये याद रखना है आपने। सही है। अच्छा, अब मैं सपोज कर लेता हूँ वेक्टर के लिए कि ए डॉट बी होता क्या है, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला बनता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंगल की, तो जो मेरा एंगल है वो क्या है, 90 है, तो मैंने लिख दिया कॉस 90 ए डॉट बी। अब मैं अगर सॉल्व करूं कॉस 90 कैलकुलेटर में, अगर आप कैलकुलेटर में कॉस 90 को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो पता ये चला कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो 0 बनेगा। सही है, ये याद रखना है। ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज वगैरह में ना, एंगल गिवन होता है वर्डिंग में परपेंडिकुलर दो वेक्टर बोल रहा होता है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इस तरह से सवाल होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज डैश। सही है, तो इसका मतलब हो गया वो 0 होता है, ये याद रखना है। अब अगर पैरेलल में बात करें, पैरेलल का मतलब है एंगल 0 डिग्री। जैसे ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दो लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सही है। तो अब अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो ए बी इज इक्वल टू, पहले तो ए डॉट भी यहाँ लिया ना, सही है, ए बी कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला। अब थीटा की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल रखना है, और एंगल इस बार हमारे पास क्या है, 0 डिग्री 0। कैलकुलेटर में जब आप cos 0 सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1, तो ये हो गया ए बी। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हमेशा वही रहता है, ए बी रहेगा। तो दो वेक्टर कोई भी आपस में जब पैरेलल होंगे तो उनमें डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी। फिर अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो एक अगर इस साइड जा रहा है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट साइड जा रहा है दूसरी तरफ, तो एंगल दोनों का अपोजिट रह गया। तो जो एंगल 180 डिग्री होगा, या तो इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक वेक्टर अगर आगे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इसी के दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट है। सही है। तो अगर ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, अब की बार एंगल हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। आप कैलकुलेटर यूज करके देख लो कि आपके पास 180 क्या आता है। मैं आपको यहाँ करके भी दिखा रहा हूँ कि cos 180 क्या आता है। सही। देखो पहले मेरे कैलकुलेटर में मुझे 180 लिखना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री में cos दबाऊँ। देखो -1 आ गया, तो यहाँ लिख दूंगा मैं -1। तो a डॉट बी क्या आंसर आ गया, -ab। तो जब एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा। क्लियर। फिर अगर मैं सिमिलर प्रोडक्ट की बात करूं, अब अगर दो वेक्टर है सिमिलर, इसका मतलब ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस। अब दोनों ही अगर सेल्फ प्रोडक्ट हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर ए डॉट बी तो नहीं आएगा, ए बी, तो ये ए कॉस थीटा बनेगा। पहली तो चीज ये हो गया ए स्क्वायर, और जब वेक्टर सेम है तो इसका मतलब है दोनों का जो एंगल है वो भी सेम होगा, तो 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0। और कॉस 0 मैंने अभी पीछे भी बताया था, कॉस 0 अगर आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ भाई। देखो आपने लिखा 0, अब इसका आपने कॉस निकाला, देखो आ गया ना 1 कॉस 0। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जब सेल्फ वेक्टर होगा तो वो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर। सही है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर्स में। सही है। आपके पास पीछे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का इंट्रोडक्शन दिया था, और बताया था एक्स एक्सिस में आई से रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस जे से, और ये के से। अब अगर इन वेक्टर्स की बात करूं यहाँ पे यूनिट वेक्टर में, सेल्फ में भी मैंने पढ़ा है कि अगर सेल्फ वेक्टर है इसका मतलब अगर आई
डॉट आई करूंगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, खास अगर एंगल की बात करें तो दो सेम वेक्टर के अंदर दोनों सेम आई और आई, इसका मतलब एक्स एक्सिस है, तो दोनों का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आई डॉट आई जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, आई डॉट आई 1 के बराबर होगा। इसी तरह जे डॉट जे लें वो भी 1 के बराबर होगा, के डॉट के लें वो भी 1 के बराबर होगा। अब आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन रह रही होगी कि जब मैंने सेम वेक्टर यहाँ किया, स्क्वायर लिखा, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, हालांकि आपके दिमाग में होगा कि आई डॉट आई आई स्क्वायर आता है। ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना। मैंने आप लोगों को लास्ट एक टॉपिक कराया था, मैग्नीट्यूड में बताया था कि जब भी अगर मेरे को ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो इसके एक्स वैल्यू का स्क्वायर, वाई वैल्यू का स्क्वायर और जेड वैल्यू का स्क्वायर होगा अंडर रूट में। तो जब ए वेक्टर है तो मुझे एक्स वाई जेड तो नहीं पता ना, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अगर स्क्वायर करूंगा इसकी एक्स वैल्यू की, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा। y और z वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ 0 रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 का रूट 1 आएगा। इसका मतलब है कि जब आई स्क्वायर को सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो 1 आता है। तो जब याद रखो आई डॉट आई आई स्क्वायर होगा और ये 1 के बराबर होता है, सही है। इसीलिए सेम वेक्टर जब भी होगा एंगल 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री में 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर एंगल इनके बीच में 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब है कि अगर ये एक्स एक्सिस है ऊपर वाई एक्सिस से, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आई को जे के साथ डॉट करो, मतलब आई रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स एक्सिस का, जे रिप्रेजेंटेशन होता है वाई एक्सिस का। आई डॉट जे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री कॉस हमारा किसको कर देता है, 0 कर देता है। देखो ना, हमने किया 90 डिग्री था, 0 हो गया पूरा। तो याद रखना है आपने, सही। इसी तरह अगर मैं दूसरे और एक्सिस की बात करूं, आई के साथ के की बात करूं, तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री होता है, तो आई डॉट के भी 0 होगा। इसी तरह अगर जे और के की बात करूं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो भी 0 होगा। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में इस तरह का सवाल आ सकता है और आता रहता है कि जब आई डॉट आई किया जाए, जे डॉट जे किया जाए, के डॉट के किया जाए तो 1 आता है, और अगर डिफरेंट वेक्टर लिया जाए तो एंगल 90 डिग्री होने की वजह से 0 बनता है, डॉट प्रोडक्ट, सही है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी आ सकती है। अगर ये शॉर्ट में आएगी तो सिंगल टॉपिक आएगा, लॉन्ग में आएगी तो मोर देन वन टॉपिक, तो एक से ज्यादा टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा, सही। डॉट प्रोडक्ट हमें प्रूव करना है कि अगर ए डॉट बी किया जाए, बी डॉट ए किया जाए तो आंसर सेम आता है। इस सवाल में जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन तो ज़रूरी है ही है, साथ साथ फिगर भी प्रॉपर बनाना ज़रूरी है। सवाल देखो वेक्टर के बड़े नहीं है, लेकिन जहाँ पर फिगर है अगर आप फिगर नहीं बनाते तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, सही। यही बात आपने याद रखनी है। सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। देखो ए वेक्टर के लिए मैंने एक लाइन ले ली, ये ए वेक्टर है मेरा। एक और बी वेक्टर लेते हैं, ये मेरा बी वेक्टर है। अब अपनी मर्जी से लाइंस बनाओगे इस तरह से दो, कि दोनों एंगल अपने बीच में थीटा बना रहे हैं, सही। अब अगर मैं बात करूं, दीज वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय टू डिफरेंट ऑर्डर। दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा या बी से ए मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। एट फर्स्ट भी मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए वेक्टर को बी से। जब ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, तो हुआ क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगी, और ये जो बी वेक्टर है वो प्रोजेक्शन किस पे बनाएगा, ए वेक्टर पे। ये देखो बी की प्रोजेक्शन आपकी किस पे आ गई, ए पर, सही है। तो ये हो गया बी प्रोजेक्शन ए। मैंने आपको पीछे बताया किस तरह लिखते हैं, बी लिखते हैं और फिर इसके साथ छोटा सा ए लिखते हैं, और आगे फर्दर ये जो बी ए होता है ये बराबर होता है बी कॉल थीटा के। तो यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपकी ए हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए मैंने आपको बताया बी ए से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर सिंप्लीफाइड करूं तो ये हो गया बी कॉस थीटा, सही है। तो ये हमारा ए डॉट बी। तो जब हमने ए डॉट बी किया तो हमारे पास आया ए बी कॉस थीटा, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का।
अगले स्टेप में करेंगे नाउ वी मल्टीप्लाई बी वेक्टर विथ ए। अब बी वेक्टर को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग सेम डायग्राम होगी, ए वेक्टर बनाओगे आप और थोड़ी बड़ी साफ सुथरी डायग्राम बनाओगे, बिल्कुल छोटी नहीं बनाओगे, सही है। थीटा वही, अब बी वेक्टर ए वेक्टर। अब हो रहा ये है कि जो ए वेक्टर है अब वो बी पे प्रोजेक्शन बनाएगा, जब ए वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन बनाएगा तो यूं लाइन जाएगी, सही। और यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल अंदाजा बनाओगे, सही है। या आप डी से प्रॉपर ले लो कि यहाँ 90 डिग्री बने तो ऐसा भी बना सकते हो, सही। अब की बार हुआ क्या, ए वेक्टर ने बी पे प्रोजेक्शन बनाई तो मैं लिखूंगा ए और फिर इसके साथ बी, जो बराबर होगा किसके, ए कॉस थीटा के, सही। तो यहाँ पर ये हो गया कि बी डॉट ए जब कर रहे हैं हम तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रही है और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी आ रही है इस बार। तो हमारी हो गई ए और इसके साथ नीचे लिखा जाएगा बी। इसको फर्दर देखूं तो हमारे पास ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी का मतलब क्या होता है, ए कॉस थीटा बी डॉट ए। मल्टीप्लाई में दोनों में आगे पीछे लिखा जा सकता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड इक्वेशन का। अब अगर मैं देखूं बी डॉट ए का जो आंसर है वो ए बी कॉस थीटा है ना। ये देखो, ये वाले आंसर को देखो। इसी तरह पहले आंसर को आप देखो तो ये भी आपका सेम ही आया। जब ये दोनों सेम आए इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रूव्ड हो गया कि अगर मैं इसको ये लिखूं कि ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दोनों सेम ही है ना। यूं भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या किया मैंने, तो ए बी कॉस थीटा आया। दूसरी साइड को किया, ये भी ए बी कॉस थीटा आया। तो दोनों को मेंशन कर सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सही। दस वेरीफाइड लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइड। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले में मिलेंगे और मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद जो वेक्टर का लेक्चर होगा वो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में होगा, सही है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक हमारा बनता है। इस चैप्टर में ये जो वेक्टर से रिलेटेड है वो लास्ट टॉपिक है, वेक्टर प्रोडक्ट, जो इसके बाद वाली वीडियो में आप देखेंगे, सही। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो भी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें।